आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू आर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर्स के टर्म में समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट वेक्टर्स इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिट वेक्टर्स इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे यूनिट वेक्टर्स कार्टेशियन में क्या होता है और देन हम सिलिंड्रिकल की बात करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हमारे पास कोई थ्री एक्सिस है, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो हमारे पास कोई अगर पॉइंट है पी, हमारे पास कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि हम आर से लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। राइट, यह हमारा क्वेश्चन वन है। अब अगर हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट की हम बात करने जा रहे हैं। ये क्या होता है? r cos फाई। y होता है वह r sin फाई और z की वैल्यू z के बराबर ही होता है। तो इसी चीज को हम लोग बना लेते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r फाई और z होता है। तो यहाँ पर r फाई z कैसे होता है इसको समझ लीजिए। तो हम रेड कलर को यूज कर रहे हैं सिलिंड्रिकल वाले के लिए। तो यह सेम कार्टेशियन सिस्टम है। यह हो गया आपका फाई, यह हो गया आपका आर और यह हो गया आपका जेड। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स हैं आर फाई और जेड, इसको हमने फिगर से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखें कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग लेंथ वेक्टर को कैसे लिखेंगे? द लेंथ वेक्टर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेंथ वेक्टर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको लिखेंगे डी एल वेक्टर और दिस विल बी इक्वल टू आर कैप डी आर प्लस आर डी फाई, फाई कैप प्लस जेड जेड कैप। तो इस तरह से हम लोग पढ़े हुए हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ वेक्टर के लिए।
कि कैसे इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको dz से लिखेंगे, dz को भाई। तो यहाँ पर r कैप, phi कैप एंड z कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, हमें जो मेरा टॉपिक है वह क्या है कि इस आर कैप, फाई कैप और जेड कैप का आंसर हमें इस आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में चाहिए। ये स्पष्ट है? ठीक है। तो यह हमें कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल है। पहले तो हम लेंथ वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, इसको हम 2 कर देते हैं, 2 नंबर, और यह हमारा 3 नंबर। सिमिलरली द लेंथ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो लेंथ वेक्टर को क्या लिखोगे आप? dl, दिस इज dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको लिख लिया। अब यहाँ समझें कि r जो होता है वो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जबकि जो स्मॉल r इस्तेमाल कर रहे हो वो सिलेंडर का रेडियस होगा, और सिलेंडर की जो एक्सिस होगी वह जेड एक्सिस के अलावा होगी। ये दोनों का अंतर यह है। तो यहाँ पर dx dy dz, अब आपके पास dx का एक्सप्रेशन है, अब ध्यान दीजिएगा, dx का एक्सप्रेशन आपके पास है। तो dx का एक्सप्रेशन क्या है? तो dx का एक्सप्रेशन, dy का एक्सप्रेशन, dz का। तो dx कहाँ से मिल सकता है? dx को कहाँ से आप निकाल सकते हो? ठीक है। अब इसके लिए देखो क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग एक ये मान लेते हैं कि जो हमारा लेंथ वेक्टर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वह किन बातों पर निर्भर करता है, ध्यान से समझिए। तो जैसे हम लोग यह कहें कि हमारा x कंपोनेंट जो है, इसको ऐसे समझिए, जो हमारा x कंपोनेंट है, ठीक है, वह डिपेंड करता है r और फाई पर। y कंपोनेंट जो है r और साइन फाई पर, r और फाई पर, और z पर डिपेंड करता है। तो इस dx को हम पार्शियल डेरिवेटिव में यदि कोई फंक्शन, जैसे मान लेते हैं कि हमारा फाई फंक्शन होता था और वह एक्स वाई जेड का फंक्शन होता था, फंक्शन ऑफ, तो डी फाई को हम लोग कैसे लिखते थे? डी फाई को लिखते थे करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई अपान करली वाई डी वाई प्लस करली फाई अपान करली जेड डी, ऐसे लिखते थे। इन द सेम वे हमारे पास यहाँ पर dx मौजूद है, तो dx में x किन पर निर्भर करता है? यहाँ फाई एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता था, तो हमारे पास फाई के स्थान पर क्या है? यहाँ x है। x किन बातों पर निर्भर करता है? तो r और फाई पर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि करली x अपान करली r डी आर प्लस करली x अपान करली फाई डी फाई, और ये हो जाएगा आई का। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? करली वाई अपान करली आर डी आर प्लस करली वाई अपान करली फाई डी फाई, और यहाँ हो जाएगा जे कैप प्लस करली जेड डी जेड, यह हमारा के कैप। क्यों? क्योंकि जो जेड कंपोनेंट देख रहे हो, डी जेड जो है केवल, जेड जो है केवल एक कोऑर्डिनेट जेड पर डिपेंड करता है।
तो इस तरह से हमारे पास जो है हमने तीनों को अलग अलग निकाल लिया। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, के कैप डी जेड ही बचेगा केवल, और इसी को हम लोग कंपेयर करेंगे 3 नंबर से, यह ध्यान रखना है। तो डी एक्स बाई डी आर, तो डी एक्स बाई डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हियर, करली एक्स बाई करली आर, तो मतलब कि एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, कीपिंग फाई एज ए कांस्टेंट, कीपिंग फाई एज अ कांस्टेंट, क्लियर। तो x को डिफ्रेंशिएट करना है कीपिंग फाई एज ए कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी आर, ये हो जाएगा कास ऑफ फाई। और जब x का डिफ्रेंशिएशन फाई के टर्म में करेंगे कीपिंग r एज ए कांस्टेंट, तो माइनस ऑफ r साइन फाई हो जाएगा। सिमिलरली y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r कीपिंग फाई एज ए कांस्टेंट, साइन फाई। एंड फाइनली y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई कीपिंग r एज ए कांस्टेंट, तो यह क्या हो जाएगा, r cos ऑफ फाई। यह हमारे पास टर्म्स मिल गए। अब अगर हम इन सभी टर्म्स को इस इक्वेशन, जिसको कि हम 4 को, इसको हम 5 कर लेते हैं, इस 5 नंबर में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमें लेंथ वेक्टर क्या मिल जाएगा, लेंथ वेक्टर क्या मिल जाएगा, तो पहला क्या है, डी एक्स बाई डी आर, डी एक्स बाई डी आर क्या हो गया, कास ऑफ फाई, और यहां पर क्या टर्म था, डी एक्स, यहां पर डी एक्स नहीं था, आर था, प्लस, तो प्लस के जाते पे हम माइनस हो जाएगा, डी एक्स बाई डी फाई, तो माइनस आर साइन फाई, और यहां पर हो जाएगा डी फाई, ये आई कैप के साथ, प्लस डी वाई बाई, मतलब करली वाई बाई करली आर था यहाँ पर, मतलब साइन फाई, और इंटू डी आर, प्लस करली वाई अपान करली फाई, मतलब आर कास ऑफ फाई और डी फाई, आप इक्वेशन देख सकते हो, और यहाँ पर के कैप डी सेट। तो हमको करना क्या है कि इसमें हम डी आर के कोफिशिएंट को एक साथ लिख लेते हैं। तो डी आर का कोफिशिएंट क्या है, तो डी आर का कोफिशिएंट है कास ऑफ फाई आई कैप प्लस साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई जे कैप, और ये हो गया डी आर, प्लस डी फाई के कोफिशिएंट को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस आर साइन ऑफ फाई प्लस आर कास ऑफ फाई, और इनके साथ क्या था, यूनिट वेक्टर आई कैप, और इनके साथ जे कैप, और यहाँ पर डी फाई प्लस के कैप डी जेड। ये हो गया हमारा 6 नंबर। अब हमारा काम बन गया। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करते हैं 6 के साथ। तो 3 में देखो क्या है कि डी आर का कोफिशिएंट क्या है, यूनिट वेक्टर आर कैप, और यहां पर डी आर का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, on comparing the coefficients of dr, d phi and dz between, कौन कौन सा इक्वेशन लिया जाएगा यहाँ पर, बिटवीन 3 and 6 वी हैव, अब क्या मिलने जा रहा है देखो यहाँ पर, तो आर कैप, आर कैप, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि आर डी फाई है, इसका कोफिशिएंट फाई कैप, डी जेड का कोफिशिएंट
जेड कैप और आर कोफिशिएंट डी आर कोफिशिएंट आर कैप। तो आर कैप की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कास ऑफ फाई आई कैप प्लस साइन ऑफ फाई जे कैप। फाई कैप के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से देखो आर कॉमन हो जाएगा, आर डी फाई, देखो यहाँ पर आर डी फाई कोफिशिएंट फाई कैप था, तो फाई कैप क्या हो जाएगा, आर को कॉमन ले लिया जाए तो माइनस ऑफ साइन फाई आई कैप प्लस कॉस ऑफ फाई जे कैप। और के कैप जो है हमारा वह अभी भी क्या है, तो डीजेड का कोफिशिएंट, तो के कैप हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जेड कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यहाँ के कैप नहीं होगा, जेड कैप जेड, इसके पहले हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पर, जेड कैप, सॉरी, तो जेड कैप की जो वैल्यू हो जाएगी वह के कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, हम लोगों ने आर कैप बताया, cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप माइनस साइन फाई आई कैप cos फाई जे कैप, क्लियर। तो यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि हम लोगों ने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स आर फाई जेड को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में बता दिया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट यह है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स कभी बदलते नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर ऑलवेज आई कैप ही रहेगा, वाई एक्सिस के एलॉन्ग ऑलवेज जे कैप रहेगा। लेकिन जब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग बनाते हैं तो आप देख सकते हो कि यूनिट वेक्टर्स फाई पर डिपेंड करते हैं, फाई पर डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो वैल्यू है वह फाई डिपेंडेंट आ रही है, कि जेड एक्सिस के एलांग तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, आर और फाई के एलांग बदल रहा है, तो यह फाई डिपेंडेंट। तो इसीलिए हम लोग जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, जबकि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि आर कैप फाई कैप जेड कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा रहेंगे, लेकिन यह इस प्रकार से रहेंगे कि फाई के बदलने से दोनों आर और फाई दोनों बदलेंगे। तो इसलिए हम जब कभी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब अपार्ट फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग जो यूनिट वेक्टर्स पाते हैं वह किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है कर्व की उस डायरेक्शन को बताते हैं। तो ये आर कैप फाई कैप जेड कैप क्या है कि सिलिंड्रिकल सरफेस पर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर एक हम टेंजेंट ड्रा करेंगे और उस टेंजेंट की डायरेक्शन को आर कैप फाई कैप जेड कैप को बताएंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग ऐसा ही एक प्रॉब्लम लेकर आएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।